Hello students, today's our topic is मुगल डायनेस्टी। लास्ट वीडियो में हमने मुगल डायनेस्टी में जो फाउंडर हैं, कौन है फाउंडर? बाबर। तो बाबर का इन्वेड हमने देख लिया था और हमने पहले टॉपिक में सबसे पहले ये समझा था कि इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने क्या किया, अपनी डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने द ग्रेट वॉरियर राणा सांगा को हराया खानवा के युद्ध में 1528 में। और क्या हुआ, फिर उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया और जब उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को सक्सेसर उनका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बना। हुमायूं ने अपना एम्पायर संभाला तो, लेकिन जो उसके कजिन्स थे उनके साथ उसे प्रॉब्लम थी और साथ में एक ही टाइम पे वो गुजरात में बहादुर शाह से लड़ रहा था और क्या बंगाल में वो शेर शाह सूरी को संभाल रहा था। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में उसे वॉर्स को संभालना पड़ रहा था। इसी का प्रॉफिट कौन उठाता है? शेर शाह सूरी उठाता है और ये करता है, हुमायूं को डिफीट करता है। कहाँ? कन्नौज की वॉर में। तो कन्नौज की वॉर कब हुई थी ये भी आपको याद होगा, 1514 में। अच्छा चलिए अब आप ये बताइए कि जो राणा सांगा वर्सेस बाबर हुआ था उस बैटल को क्या कहते हैं और वो बैटल कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है लिख के। ओके, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा रिफ्रेम करेंगे, सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि शेर शाह सूरी ने दो वॉर लड़ी 1539 में, 1540 में। लास्ट कन्नौज में थी जहां उसने हुमायूं को हराया। हुमायूं को क्या हुआ, भागना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, दिल्ली जो मुगल्स के अंडर में थी वो किसके अंडर में आ गई? सूरी डायनेस्टी के। अब सूरी डायनेस्टी के अंडर में आ गई तो शेर शाह सूरी क्या बना, राजा बना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कलिंजर जो जगह है बुंदेलखंड में, वहाँ पे जब शेर शाह सूरी अटैक कर रहा था तो क्या हुआ था, जो एक्सप्लोशन होता है तोपों में जो बारूद भरी जाती है उससे क्या होता है, वो तो उसी के आसपास पड़ जाती है और क्या होता है, शेर शाह सूरी खत्म हो जाता है। तो जैसे ही शेर शाह सूरी की डायनेस्टी वीक होती है उसी टाइम पे क्या, हुमायूं दोबारा से इंडिया इन्वेड करता है 1556 में और क्या 1555 में हुमायूं रिटर्न करता है और क्या करता है, अपना एम्पायर वापस सूरी डायनेस्टी से छीन लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी ही लाइब्रेरी से उतरते हुए हुमायूं गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई है तो क्या बेटा ही सक्सेसर बनेगा? तो बेटा कौन है? अकबर। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर क्या है? अकबर एक्चुअली क्या है, एक इंसान। अकबर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बेस्ट, ठीक है, द रूलर। तो वो उससे अकबर कहा गया क्योंकि उसने दो टाइप से, एक तो राजाओं से शादियां करके या उन्हें ऑपरेस करके हरा के पूरे लगभग इंडिया में अपना एम्पायर किया, तो उसे अकबर कहा गया। ठीक है, नाम असली नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। रूलिंग पीरियड क्या है? 1556, हुमायूं के डेथ के बाद 1605 तक। अब हम पढ़ते हैं कि अकबर क्या है। जब अकबर की बर्थ हुई तो हुमायूं को फादर हैं उनके, तो वो कहाँ थे, एक जगह पे शेल्टर में थे, मतलब यहाँ से भाग के गए थे। तो अफगान में थे वो, और अफगान में ही क्या अकबर ने अपना जो भी लड़ना होता है प्रैक्टिसाइज किया खुद को, वहीं से उसने लड़ना सीखा। हुमायूं की डेथ के बाद जो हुमायूं के टाइम पे वजीर हैं जिनका नाम क्या है, बैरम खां है, तो बैरम खां ही अकबर के एम्पायर को पूरा संभालते हैं। मतलब अकबर की एज बहुत छोटी है, ठीक है, 13 साल का होता है अकबर जब वो राजा बनता है, बहुत छोटी उम्र है। तो उसका जो वजीर है, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो ओवरऑल सारे काम को संभालने वाला, वो कौन है? वो इंसान है बैरम खां। यहाँ लिखा हो, हाँ, गाइडशिप अंडर बैरम खां। तो बैरम खां के अंडर में वो रूल करता है, तो सारी चीजें ओवरऑल बैरम खां ही करता है। अब आप ऐसे समझिए ना, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, वो एम्परर है तो वो केवल चेयर पर बैठा है, लेकिन एक आदमी जो ब्रॉड है दिमाग से, इतनी सारे टाइम तक उसने रूलिंग की है एक राजा के लिए, इतनी सारी चीज़ों को संभाला है, तो सारी चीज़ें वही देखेगा। तो मतलब ऑन पेपर, कागजों में तुम राजा हो, लेकिन असली में कौन संभाल रहा है पूरा एम्पायर? बैरम खां।
तो बैरम खान संभालता रहता है काफ़ी टाइम तक, जब तक अकबर बड़ा होता है। और जब अकबर बड़ा होता है तो अकबर के कोर्ट यार्ड्स जो हैं, कोर्ट के लोग हैं, वो बैरम खान की अगेन एंड अगेन कंप्लेन करते हैं। कैसी कंप्लेन? क्योंकि बैरम खान क्या है, एरोगेंट और अग्रेसिव है, किसी की नहीं सुनता है, जो अपनी बात उसके मन में आती है वही करता है। तो एक टाइम आता है जब अकबर बड़ा हो जाता है और मुझे लगता है कि राजा मैं हूँ, करते ये अपने मन की हैं, तो वो क्या करता है, बैरम खान को फ्री कर देता है और मक्का भेज देता है। और 18 की एज में, 18 साल की एज में क्या बन जाता है, खुद एक इंडिपेंडेंट राजा अकबर बन जाता है। ठीक है, एक लाइन यहाँ बहुत अच्छी लिखी है, नेवर लर्न टू रीड और राइट। अकबर को ना ही लिखना आता था ना पढ़ना आता था, लेकिन वो क्या है, माइंड से बहुत अच्छा इंसान है, उसे दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है। रिलीजियस पॉलिसीज भी थोड़ी अकबर के टाइम पे अच्छी हैं, जिस तरह से बाबर के टाइम पे नहीं थी, लेकिन इल्तुतमिश को जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि एक ऐसा राजा जो लोगों की मदद भी करता था अगर क्राइसिस की कंडीशन या फैमाइन की कंडीशन होती थी। तो वैसे ही है अकबर। और अकबर के बारे में 2 किताबें लिखी हुई हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी। ये दोनों बुक्स किसने लिखी हैं, अबुल फजल ने। जीके का पेपर हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, अकबर ने किस एज में राजा बना अकबर, ये पूछ लिया जाता है, किस टाइम पे राजा बना, ये पूछ लिया जाता है, गाइड कौन था अकबर का, या वो कौन उसके टाइम पे पूरा एम्पायर संभालता था, तो बैरम का, ये पूछ लिया जाता है। इन दोनों बुक्स में अकबर के बारे में लिखा हुआ है, उनकी लाइफ लिखी हुई है, जो मुगल्स को अपने तैमूरिड पे प्राउड है, तो तैमूरिड पे क्यों प्राउड है, उनके इंसेक्टर्स कौन हैं, ये सब लिखा हुआ है। ये सब इन दोनों बुक्स में है, अकबरनामा और आईन अकबरी में लिखा हुआ है। तो ये अकबर के बारे में दोनों किताबें हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे, जैसे अकबर ने इतना बड़ा एम्पायर जब खड़ा किया है, तो अकबर ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना बड़ा एम्पायर तो बाबर उसके ना तो ग्रैंडफादर छोड़ के गए थे ना उसके फादर छोड़ के गए थे, तो उसने खुद किया। कैसे किया, तो उसकी 2 कॉन्सिक्वेंस पॉलिसी हैं। क्या है, अकबर्स कॉन्क्विस्ट। कॉन्क्विस्ट मतलब किसी को कब्जा करना या किसी को अपने अंदर मिला लेना, तो डायरेक्ट कॉन्क्विस्ट और मैरिज है। डायरेक्ट कॉन्क्विस्ट का मतलब है जब अगर तुम नहीं मान रहे हो, हमने तुम्हें अपने हाथ तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमसे कहा कि हमारी कोर्ट में आके बैठो, सुप्रीमेसी मेरी रहेगी, सबसे बड़ा राजा मैं रहूँगा, लेकिन तुम भी अपने एरिया के राजा ही रहोगे, बस मेरे कोर्ट में तुम क्या है, तुम्हारी चेयर मुझसे छोटी होगी। तो जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया उनके साथ बैटल्स हुए और बाकी लोगों ने फॉलो कर लिया उसको, तो बात खत्म हो गई। और फिर मैरिज अलायंस, राजपूत राजा या जो अदर पावरफुल राजा हैं उनकी बेटियों से अकबर ने क्या की, शादियां की और फैमिलियर कनेक्शंस बनाए। जैसे आप जोधाबाई के बारे में आपने सुना है कई बार, तो वो कहाँ हैं, आमेर की प्रिंसेस हैं, उनके फादर हैं, ठीक है ना, भारमल है, और भारमल ही पहले राजपूत राजा हैं जिन्होंने अकबर का मैरिज अलायंस एक्सेप्ट किया था। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा राजपूत राजा है जिसने सबसे पहले अकबर का मैरिज अलायंस क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो वो भारमल है। अब हम यहाँ क्या समझेंगे, कुछ बैटल्स हैं अकबर की, उनको समझेंगे। जैसे हमने, आपको याद हो, बाबर और राणा सांगा को पढ़ा था हमने, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1527, बहुत बड़ी बात थी। और बाबर का जो बुक लिखी है उसमें भी बाबर ने लिखा हुआ है कि वो वार मेरे लिए टफ थी, मतलब राणा सांगा वाज अ ग्रेट वॉरियर, बाबर ने ये खुद लिखा है। तो उसी तरह से हम अकबर के बारे में समझेंगे, कुछ वॉर्स यहाँ पे हैं उनको हम समझेंगे। 1561 मालवा को कैप्चर किया। अब ये अधम खां और बाज बहादुर 2 नाम लिखे हैं, अकबर का नाम नहीं लिखा। अकबर का नाम नहीं लिखा क्यों, क्योंकि अकबर ने वॉर नहीं लड़ी है, उसके जो कमांडर इन चीफ हैं अधम खां, ठीक है ना, अधम खां है, मान सिंह है, तो इन लोगों को ही वो मोस्टली अटैक करने भेजा करता था और वही लोग उसे जीत के चीज़ें लाते, मतलब ऐसे समझिए, जो उसके आर्मी कमांडर हैं
वही अकबर की साइड से लड़ते थे, चाहे राजा लड़े चाहे आर्मी कमांडर लड़े, जीत तो राजा की ही होगी। तो इस तरह से बहुत सारी वॉर है जहाँ पे अकबर ने डायरेक्टली खुद नहीं लड़ा है, अपनी आर्म फोर्सेस से वॉर की है। तो 1561 में मालवा को कैप्चर किया। यहाँ पे बात बहादुर जो मालवा के राजा थे बने हराया और कमांडर इन चीफ था आजम खान, ठीक है ना। 1564 में गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ये क्या थी एक्चुअली, इनका जो बच्चा था वो छोटा था। तो जैसे अकबर जब छोटा था तो कौन कंट्रोल कर रहा था, बैरम खां कंट्रोल कर रहा था, तो वैसे ही वो अपने एम्पायर को रानी दुर्गावती कंट्रोल कर रही थी। तो 1564 में गोंडवाना पे चढ़ाई की, गोंडवाना को कैप्चर किया। और गोंडवाना क्या है, बहुत वेल्थी एरिया था, बहुत सोना वोना बहुत अच्छा एरिया था, तो उस वजह से गोंडवाना को कैप्चर किया। 1568 में चित्तौड़, राणा उदय सिंह मतलब महाराणा प्रताप के फादर, उनसे वॉर हुई 1568 में। राणा उदय सिंह इस तरह से बचे, ठीक है ना, और चित्तौड़ कैप्चर किया। बाद में राणा उदय सिंह ने छोटे छोटे अपने एम्पायर के पार्ट्स अकबर की आर्मीज को हरा के वापस ले लिए। और 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा याद रखने वाली वॉर में से एक है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप और अकबर की आर्मी से मान सिंह। अब मान सिंह कौन है, ये एक क्वेश्चन आता है। मान सिंह क्या है, जो मैंने आपको बताया, जो भारमल है आमेर के राजा, उनका बेटा है। मतलब अगर रिलेशनशिप से देखो तो अकबर के साला होता है और साथ में ही क्या है, वो अकबर की आर्मी का कमांडर है, चीफ है। तो वो महाराणा प्रताप से वॉर करने के लिए किसे भेजता है, मान सिंह को भेजता है। 1576 में हल्दी घाटी की बैटल होती है। महाराणा प्रताप की आर्मी बहुत छोटी है कंपैरिजन में अकबर की आर्मी के, लेकिन वो फिर भी लड़ते हैं, बहुत ब्रेवरी से लड़ते हैं। और वॉर में एक चीज़ होती है, आप इसको समझिए बहुत अच्छे से, कि आर्मी आपकी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आपका कमांडर इन चीफ या राजा मर जाता है तो आप हार जाते हैं और आपकी आर्मी भाग जाती है। तो जब महाराणा प्रताप इस बैटल को लड़ रहे थे तो उन्होंने केवल एक ही एम बना के रखा था कि क्या करना है, कैसे भी करके मान सिंह को गिराना है, मान सिंह को मारना है और बैटल जीत जानी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर लड़ेंगे, शाम तक तो लड़ रहे हैं, तो आर्मी बहुत छोटी है, पक्की बात है हार जाएंगे। तो वो अपने मतलब वेपन्स का यूज़ करके दोनों तरफ से लोगों को चीरते हुए जो अपोनेंट की आर्मीज हैं, और वो कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से मान सिंह के आसपास आ जाते हैं, और मान सिंह हाथी पे होता है तो वो अपने भाला फेंक के मारते हैं और मान सिंह के कान के बगल से निकल जाता है, तो मान सिंह वहाँ बच जाता है। अगर वहीं पे वो भाला मान सिंह को लग जाता, मतलब अगर महाराणा प्रताप का टारगेट मिस नहीं होता, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की हिस्ट्री बदल जाती। तो ये हमने इतना समझ लिया। महाराणा प्रताप को इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा वॉरियर माना जाता है। वॉरियर क्यों माना जाता है, उसका सिर्फ एक रीजन है, ब्रेव या वॉरियर ऐसा नहीं है कि कोई राजा है उसके पास बहुत बड़ी एम्पायर है या जितनी ज़्यादा आर्मी है वो उतना बड़ा वॉरियर है, नहीं। जिसके पास करेज है, जो करेजियस है, जो डरता नहीं है, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो दूसरों के आगे झुकता नहीं है, सामने वाला कितना भी पावरफुल हो फिर भी उसके अंदर लड़ने की हिम्मत है। क्यों? क्योंकि वो झुकना नहीं जानता। अगर आप अच्छे से कोई काम कराना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप ये सोच के कि तुम मुझसे छोटे राजा हो और तुम्हें दब के काम करना पड़ेगा, तो ये जो नहीं करते लोग उनको वॉरियर्स कहा जाता है, जिन्हें पता है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। तो ऐसे ही महाराणा प्रताप बहुत छोटी आर्मी है, कंपेरिजन टू 14-15,000 की आर्मी है, और अकबर की जो आर्मी है वो 17,000 की आर्मी है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। इसको याद रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। समझ में आया? तो फिर भी वो लड़ रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि वो हारेंगे, लेकिन फिर भी वो उतने ही करेज से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें वॉरियर्स माना जाता है। जैसे वीर शिवाजी हैं, शिवाजी औरंगजेब के टाइम पे आएंगे, उनके पास भी बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, और मुगल सल्तनत में औरंगजेब बहुत बड़ा राजा है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बहुत टाइम तक गौरिल्ला अटैक से मुगल्स को परेशान करके रखते हैं। और कई बार तो मुगल्स और शिवाजी के बीच में क्या होती है, ट्रीटी साइन होती है। तो इतना हमने समझा अकबर के बारे में। अकबर के टाइम पे रेवेन्यू को अगर थोड़ा याद कर ले,
तो जो राजा टोडरमल है, टोडरमल का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना इस टाइम पे। और जो टोडरमल, बीरबल, जितने भी नाम आप सुनते हैं अकबर से रिलेटेड, ये सारे लोग छोटे छोटे एम्पायर के राजा थे। और फिर अकबर की कोर्ट में इन्हें स्पेशल प्लेसेस मिले, ठीक है ना, जैसे मानसिंह का रिस्पेक्ट था, अलग प्लेस था, टोडरमल का अलग प्लेस था, अब बीरबल का अलग प्लेस था। बहुत सारे राजा थे जिनके पास इतना इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं था जितना कि उनके पास है, टोडरमल के पास, बीरबल के पास और मानसिंह के पास प्लेस है। तो ये छोटी छोटी एम्पायर के राजा हैं जिन्होंने क्या किया है, अकबर की सब्सिडरी अलायंस को फॉलो किया, उसकी बात को मान ली है और उसके कोर्ट में क्या किया है, अपनी मतलब रिस्पेक्टफुल जगह बनाई हुई है। तो इतना हमने आज अकबर के बारे में क्लियर किया है, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।